हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 4.6 के जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन करते जा रही हूँ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें हमको क्या करना है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। तो मैट्रिक्स मेथड होती है हमारी x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी की सारी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, इससे जो भी बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए के अंदर सारे के सारे कॉफिशिएंट आते हैं। ठीक, तो पहली इक्वेशन में देखें, x का कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट 3, z का कॉफिशिएंट 3। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 1, y का -2, z का 1। तीसरी इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है 3, y का है -1 और z का है -2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके बाद x वेरिएबल मैट्रिक्स, तो 3 वेरिएबल है हमारे, x है, y है और z है। इसके बाद हमारा b आता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, इक्वल टू के इस तरफ वाली सारी की सारी वैल्यू, तो 5 है, -4 है और क्या है, 3 है। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है। अब इसके बाद क्योंकि हमको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं मैट्रिक्स ए का, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट मैं रफली आपको बता देती हूँ, आपको पूरा करना है क्योंकि हमारे पास फिर जगह की कमी हो जाएगी। देखो, तो पहली ही रो के अलोंग कर लेते हैं, तो 2, ये रो गई, ये कॉलम क्या है, 2 इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4, बीच में माइनस -1 इंटू 1 -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। इसके बाद ये जो 3 है इसकी पोजीशन है 1 2, 1 + 2 3, मतलब ऑड है, मतलब माइनस लगेगा 3। इसके बाद ये कॉलम गया, ये रो गई 1 इंटू -2, बीच में -3 1 जार 3। इसके बाद 3, यहाँ तो प्लस ही लगेगा। ठीक है, तो ये कॉलम गया, ये हो गई 1 इंटू -1, बीच में -3 2 जार -6, माइनस +6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 1 5, 5 2 जार 10, -3 -2 -5, 5 3 जार 15, माइनस माइनस प्लस। इसके बाद 6 में से 1 माइनस हुआ 5, 5 3 जार 15। ठीक है, 15 15 30, 30 + 10 40। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, बट आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके, जब भी आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में करें या फिर अपने पास नोट्स बना के रखें, ये पूरा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आ गया 40 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आता है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है और इसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि इक्वेशंस जो हैं ये होंगी कंसिस्टेंट। क्लियर? ठीक है, तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब यहाँ पर हमको देखो, मैट्रिक्स मेथड क्या होती है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स फाइंड करना होगा। अब ए इनवर्स फाइंड करना है मतलब हमको डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी ए के, और एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे इसके। तो कोफैक्टर आपको फाइंड करते आता है, मैं इसको आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट फटाफट अपने हिसाब से सॉल्व करके यहाँ पर कोफैक्टर्स लिख देती हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स ए के ये होगा कोफैक्टर। कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से फाइंड करते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके। तो पहली रो पहले कॉलम में 5 5 5, दूसरी रो दूसरे कॉलम में 3 -13 11, तीसरी रो तीसरे कॉलम में 9 1 -7। ठीक है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, फॉर्मूला जरूर लिखना है। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो उस फॉर्मूले को आप लिख के फिर वैल्यू पुटअप करें। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया है, 40। ठीक है, और यहाँ पर इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये लिख देते हैं हम 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या करा, डिटरमिनेंट फाइंड करा विच इज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी और एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर हमने क्या किया, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत लगती है, क्योंकि कोफैक्टर से एडजॉइंट फाइंड करते हैं, क्योंकि ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है इसलिए। ठीक है, तो कोफैक्टर फाइंड किए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट आ गया।
ठीक है, अब एडजॉइंट आ गया तो यहाँ पर फॉर्मूला जो था 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू पुट अप करी, ए इनवर्स आ गया। ठीक है, बस इतना आ गया है तो काम ही खत्म हो जाएगा आपका। हमको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ सबसे पहले x लिखेंगे। x मैट्रिक्स में कौन कौन से वेरिएबल है हमारे, x है, y है और z है। ठीक, बीच में इक्वल है, लगा दीजिए। ए इनवर्स, ए इनवर्स हमने अभी फाइंड किया, इसको लिख देंगे 1/40 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। ठीक है, समझ में आ गई बात, सारी चीज़ें लिख दी। बस कोई भी चीज़ आपको जब आप लिख रहे हैं तब भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी साइन कोई भी नंबर गलती से भी छूटना नहीं चाहिए। तो ए इनवर्स, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, बी। तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारी, 5 -4 और 3। बस अब एक छोटा सा काम करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो ही जाएगा क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 3/1 की मैट्रिक्स है, और जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी वो 3/1 की मैट्रिक्स आएगी। 3 रो 1 कॉलम, 1 कॉलम मतलब इस तरीके से। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/40 एज इट इज। तो देखें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इसमें करेंगे तो 5 5 जार 25, 3 4 जार -12, ठीक है, 9 3 जार 27, ठीक है। तो 25 में से 12 माइनस होगा, आ जाएगा प्लस का 13 प्लस 27, ये हो जाएगा आपका 7 + 3 10 और ये हो जाएगा 40। ठीक, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 40। तो पहली रो का पहले कॉलम में किया तो हमको ये मिला। अब दूसरी रो का कॉलम में करेंगे तो 5 5 जार 25 -13 -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 4 जार 52, ठीक है। फिर 1 का हो जाएगा 3 में, तो 1 × 3 3, सभी को आप ऐड करेंगे तो 50 60 70 और 5 2 और ये हो जाएगा 80। तो ये हमने लिख दिया 80, ठीक है। अब इसके बाद चाहे तो आप इनको नोट करते चलिए, 40 की जगह पे आप ये लिख लीजिए, 80 की जगह पे आप ये लिख लीजिए। अब आगे और मैं बता देती हूँ इसका इसमें, तो 5 5 जार 25, 11 4 जार 44, माइनस का इसलिए माइनस का साइन क्योंकि 4 माइनस का है, 7 3 जार 21 माइनस का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखें, 25 में से 21 माइनस हुआ तो प्लस का 4, -44 में से प्लस का 4 माइनस होगा माइनस का 40, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, उसके बाद फिर ये स्टेप आपको करना है, ठीक। अब 1/40 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 40/40 1, 80/40 2, -40/40 -1, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई -1। ये रहा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमको क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे कोफिशिएंट। तो पहली इक्वेशन को देखें, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 2। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4, z का -5। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का है -1 और z का है 3। फिर x मैट्रिक्स लिखेंगे जिसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल हैं, x है, y है और z है। फिर b के अंदर सारे के सारी कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू के सिर्फ वाली 7 -5 और प्लस का 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसी से आगे हमको पता चलेगा कि हमको करना क्या है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो पहली रो के अलोंग कर लेते हैं। तो 1, ये रो का ये कॉलम क्या, 4 3 जार 12, बीच में -5 1 जार 5, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसके बाद ये माइनस का 1 है, पोजीशन के हिसाब से एक और माइनस लग के ये हो जाएगा प्लस। ये कॉलम गया, ये रो गई 3 3 जार 9, बीच में -5 2 जार -10, तो ये हो जाएगा +10 और +2। ये कॉलम गया, ये रो गई 3 1 जार -3, -4 2 जार 8। तो देखिए जो ये चीज़ें हैं ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है।
कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करना है, को फैक्टर किस तरीके से फाइंड करना है, एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड करना है। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए 12 में से 5 माइनस हुआ तो बचेगा 7, 7 1 जार 7, 10 + 9 19, 19 1 जार 19, -8 और -3 हो जाएगा -11, -11 इंटू 2 -22, 19 और 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26 -22, 26 में से 22 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे डिटर्मिनेंट कितना आया 4, कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ बट आपको नहीं करना है ना। तो ये हमने लिखा 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। इक्वेशंस आर consistent and have unique solution, ठीक। अब जब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा इस कंडीशन में, तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, और अगर इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट हमको चाहिए ही होगा। अब क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स है 3x3 की है तो डायरेक्ट मेथड तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर फाइंड करने होंगे मैट्रिक्स A की, ठीक है। तो को फैक्टर आपको फाइंड करते आता है, इसलिए हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो पिछली एक्सरसाइज आप देख सकते हैं या फिर मैं ऊपर आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो को फैक्टर फाइंड करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए के को फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब को फैक्टर फाइंड कर लिए तो इनका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, को फैक्टर का ट्रांसपोज करके, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके ट्रांसपोज करके। तो पहली रो पहले कॉलम में तो 7 -19 -11, ठीक। दूसरी रो दूसरे कॉलम में 1 -1 -1, तीसरी रो तीसरे कॉलम में -3 11 7, ठीक। एडजॉइंट आ गया। अब यहीं कहीं इनवर्स भी फाइंड कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया हमारा 4, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए 7 -19 -11 1 -1 -3 11 और 7। तो ये आ गया देखो हमारा ए इनवर्स। अब बस फाइंड कर लेते हैं हमारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स ए लिखेंगे, मैट्रिक्स x लिखेंगे। मैट्रिक्स x से हमारी x y z, x मैट्रिक्स लिखी, बीच में इक्वल है, इक्वल लगा दीजिए। अब ए इनवर्स लिखेंगे, ए इनवर्स जो फाइंड किया वो लिख देंगे, 1/4 7 -19 -11 1 -1 -3 11 और 7, ठीक। x लिखा, ए इनवर्स लिखा। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 7 -5 और 12। तो बस इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 अपना एज इट इज बाहर ही रहने दीजिए। तो पहली रो का करेंगे, 7 7 जार 49, 1 इंटू -5 -5, -3 इंटू 12 माइनस का 36, ठीक। तो पहली रो का हो गया। अब एक ही कॉलम है तो यहाँ एक ही एलिमेंट आएगा, ये पूरा एक ही एलिमेंट है ना। अब दूसरी रो का करते हैं, तो -19 इंटू 7 -133, -1 इंटू -5 माइनस प्लस 5, ठीक है। फिर 11 इंटू 12 132, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो अब तीसरी रो का करते हैं, तो -11 इंटू 7 -77, -1 इंटू -5 प्लस का 5, 7 इंटू 12 84, ठीक। बस अब इनको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। 1/4, और एक काम यही कर सकते हैं कि आप इसको लिख लीजिए और इसकी अगली स्टेप में इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं यहीं कहीं कर देती हूँ, तो उसको कर लीजिए। देखो -36 -5 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 41। अब माइनस का 41 रहेगा, 49 में से 41 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके पास 8,
माइनस प्लस के 49 में से माइनस का 41 माइनस होगा तो प्लस का 8 बचेगा, ठीक है। अब ये माइनस का 133, ये प्लस का 132, यहाँ बचेगा -1 और 5 में से -1 माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद 84 में से 77 माइनस होगा तो 4 + 3 कितना बचेगा, प्लस का 7 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसको मैं यहीं इक्वल टू लगा के कर देती हूँ, 1/4 8 4 12, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो 1/4 है इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में, तो कर देते हैं हम x y और z, यहाँ पर x y z इक्वल टू 1/4 अंदर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8/4 4 2 जार 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, फिर 1/4 इंटू 4 1, 1/4 इंटू 12 4 3 जार 12, तो ये आ गया 3। तो अब यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, x और y और z की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो x कितना आ गया 2, y कितना आ गया 1, z कितना आ गया 3, तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ a इक्वल टू, तो आपको मैट्रिक्स दिख रही है जो हमने बोर्ड पे लिखी है, ये मैट्रिक्स हमको दी हुई है और हमको बोला जा रहा है फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमको मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमको बोला जा रहा है यूजिंग ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स का यूज करके हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दी हुई हैं, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, इन इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। अब आप सोचेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर इनको सॉल्व करना है, मतलब इनकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगी, तो अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप बनाते हैं तो देखें पहली रो के जो पहली जो आपकी इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट देखिए 2, x का कोफिशिएंट 2, y का -3, z का हो गया 5, फिर यहाँ पर 3 2 -4 और यहाँ 1 1 -2। तो अब आप यहाँ से कंपेयर करें कि जो आपकी मैट्रिक्स ए दी हुई है वही की वही सेम टू सेम ये मैट्रिक्स है जो इससे मिल रही है, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। तो इन्होंने अलग कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपको ये मैट्रिक्स दे दी और आपको बोला जा रहा है कि इसका इनवर्स फाइंड करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स दे दी एक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं किया, जो हमको कर नहीं होता है तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि इस मैट्रिक्स से हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इससे जो आप ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे वही की वही ये आपको दी हुई, ठीक। समझ में आ गई बात। तो इक्वेशंस चलिए लिख रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो चलिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट मैं रफली बता रही हूँ बट आपको पूरा करना है, ठीक है। तो जो पहली रो है उसके अलोंग करेंगे तो 2, ये रो ये कॉलम गया 2 2 जार -4, बीच में माइनस 4 1 जार 4, तो ये प्लस का 4, तो ये तो खैर 0 ही हो खत्म। अब ये माइनस का 3 है, पोजीशन के हिसाब से एक और माइनस लग के प्लस हो गया, ये कॉलम गया, ये रो गई 3 × -2 3 2 जार 6, बीच में माइनस -4 × 1 प्लस का 4, ठीक है ना। ये कॉलम गया, ये रो गई 3 2 जार 6 4 1 जार 4, ठीक। अब इसके बाद ये 5 तो +5, ये कॉलम गया, ये रो गई 3 1 जार 3 2 1 जार 2, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया 0 +4 -4 0 0 × 2 0। अब -6 में से 4 माइनस हुआ तो बचेगा माइनस का 2 2 3 जार माइनस, हाँ 2 3 जार -6, 3 में से 2 माइनस हुआ 1, तो ये कितना आ गया -1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो ये अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा आपको सॉल्व करके देना, ठीक। तो ए इनवर्स तो हमने सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो फाइंड कर लिया, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब एडजॉइंट फाइंड करना हो। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है तो हमको कोफैक्टर फाइंड करने होंगे, तो कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर यहाँ पर भी आपको खुद से करने हैं, बस मैं फाइंड करके यहाँ पर लिख देती हूँ डायरेक्ट। सो यहाँ पर हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए इस मैट्रिक्स के, ठीक है। कोफैक्टर फाइंड कर लिए, अब इसी से हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसका ट्रांसपोज करके। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, पहली रो पहले कॉलम में 0 2 1, दूसरी रो दूसरे कॉलम में -1 -9 -5,
तीसरी रो तीसरे कॉलम में 2, 23 और 13। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट। ठीक है, को फैक्टर का ट्रांसपोज करके हमको एडजॉइंट मिलता है। अब यहीं के यहीं ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको लिखना है पहले, है ना। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है -1। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए जो कि ये हमने फाइंड किया। तो लीजिए ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। तो पहले आप इतना पूरा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं जो चेंजेस कर रही हूँ उसको आप अगली स्टेप में लिखना। तो देखिए ये है 1 अपॉन -1 मतलब -1। अब -1 का अगर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ध्यान दें मैट्रिक्स के लिए ये जो है ये स्केलर है, तो -1 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, सभी के साइन चेंज होंगे। तो इसको अब मैं हटा रही हूँ, इसको आपको अगली स्टेप में करना है। सबके साइन चेंज, ये 0 तो 0 रहेगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये सभी हो जाएंगे प्लस के, -2, -23 और -13। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक, चलो तो एक चीज हमारी सॉल्व हो गई। हमको बोला गया था कि ए इनवर्स फाइंड करिए, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करिए। अब ये बोला जा रहा है कि यूजिंग ए इनवर्स, इस इनवर्स का यूज करके हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम देख ही चुके हैं कि इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, वो तो यही रही। अब हमको एक्स लिखना है और बी लिखना है, तो मैं यही साइड में लिख रही हूँ, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखिएगा ना। तो x हो जाएगा हमारा क्या, x, y, z, 3 कोफिशिएंट है। और b क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू 11, -5 और -3। तो फाइंड कर लेते हैं ए इनवर्स की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि इससे जो a मिला है वो यही का यही है। ठीक है, तो चलिए x इक्वल टू ए इनवर्स b, x की जगह पे हम x मैट्रिक्स लिखेंगे, मतलब सारे के सारे वेरिएबल वाली मैट्रिक्स x, y, z। ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया, इसको लिख देंगे यहाँ पर 0, -2, -1, 195, -2, -23 और -13। ठीक है, फिर इसी के मल्टीप्लाई में आ जाएगी हमारी बी मैट्रिक्स, सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हमने लिख दिया। अब बस लास्ट चीज इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली रो का करेंगे तो 0 × 11 0, 1 × -5 -5, 2 3 जार 6, 6 में से 5 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 1 लिख रही हूँ। ठीक है, फिर सेकंड रो का करेंगे तो 2 × 11 -22, 9 5 जार 45, -23 इंटू प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 69। तो अब इनको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7 4 + 2 67। तो 69 में से 67 माइनस होगा तो बचेगा प्लस का 2। अब तीसरी रो की बात करते हैं यहाँ पर, तो -1 × 11 -11, 5 × 5 -25, 13 × 3 माइनस माइनस प्लस 39। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, -25 -11 को, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का। ठीक है, प्लस का 39 माइनस का 36 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक, तो बस यहाँ से आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, सॉल्यूशन आ गया हमारा। ठीक है, तो x = 1, y = 2, z = 3, ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हालांकि है बहुत ही आसान। ठीक है, सो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज़। तो एक सेंटेंस में हमको तीनों चीज़ों के टोटल रेट हमको दिया गया है कि 4 kg अनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस का जो पैसा है वो कितना रुपए लग रहा है, हमको कॉस्ट कितना लग रहा है 60 रुपीज़। फिर द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज 90। फिर आगे बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज ₹70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड यहाँ पर बोला गया है तो आपको मैट्रिक्स का ही यूज करके करना पड़ेगा, इसके अलावा और किसी मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर बोला गया है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमको पर केजी हर आइटम का रेट बताना है कि 1 kg अनियन कितने की आएगी, 1 kg वीट कितने का आएगा और 1 kg राइस कितने का आएगा। ठीक है, तो पहले तो
अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें लिख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हमको दी हैं, 4 kg अनियन, 3 kg वीट, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ W वीट को, है ना, और 2 kg राइस को R से। इसका टोटल हमको पैसा बताया है 60 रुपीज़। फिर सेकंड हमको बोला गया है 2 kg अनियन, 4 kg वीट और 6 kg राइस। इसका पूरा पैसा हमको बोला गया कितना है, 90 रुपीज़। ठीक है, और फिर तीसरी लाइन में हमको बोला गया है 6 kg अनियन, 2 kg वीट और 3 kg राइस। इसका हमको दिया है 70। ठीक है, अब इस बात को आप थोड़ा सा समझें। हमको 3 चीज़ें दी हैं, मतलब इससे एक इक्वेशन निकल सकती है, इससे दूसरी और इससे तीसरी इक्वेशन निकल सकती है। और पर केजी हमको बताना है कि रेट कितना होगा तीनों आइटम का। 1 kg अनियन कितने की आएगी, 1 kg वीट कितने का आएगा, 1 kg राइस कितने का आएगा। ठीक है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि पर केजी का रेट जो है अनियन का X है, वीट का Y है और राइस का Z है। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। हमने 1 kg ऑनियन का प्राइस सपोज कर लिया X, 1 kg वीट का जो प्राइस है वो Y रुपीज़ सपोज कर लिया और 1 kg राइस का जो है वो Z सपोज कर लिया। और X Y Z की अगर वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो हमको पर केजी हर आइटम का जो प्राइस है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हैं इनके हिसाब से हम इसको जमाते हैं। तो हमको ये चीज़ दी गई है कि इन तीनों का जो प्राइस है वो 60 है। 4 kg अनियन, तो हमको ये पता है कि जब 1 kg अनियन X रुपीज़ में, 1 kg अनियन का प्राइस X रुपीज़ है, तो 4 kg अनियन का प्राइस कितना हो जाएगा, 4X रुपीज़। ठीक है, 3 kg वीट जो है वो कितना हो जाएगा, 3Y रुपीज़ का। ठीक है, रुपीज़ में हम बात कर रहे हैं, क्वांटिटी में नहीं कर रहे हैं। और जो राइस है वो 2 kg राइस कितने का हो जाएगा, 2Z रुपीज़ का। तो हमको ये पता है कि ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलना चाहिए, 60। ठीक, तो 4X प्लस 3Y प्लस 2Z कितना हो जाएगा, 60। इससे हमको मिल गई एक इक्वेशन। सो यहाँ हम लिखेंगे सो वी गेट इक्वेशंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4X प्लस 3Y प्लस 2Z इक्वल टू 60 रुपीज़, क्योंकि ये भी रुपीज़ हैं, ये भी रुपीज़ हैं। ठीक है, 4 kg अनियन का प्राइस मिल जाएगा, यहाँ से 3 kg वीट का प्राइस मिल जाएगा, यहाँ से 2 kg राइस का प्राइस मिल जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो हमको 60 मिलना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी चीज़ को देखें तो यहाँ कितना है, 2 kg अनियन, मतलब 2X रुपीज़ में 2 kg अनियन हमको मिल जाएगी। तो यहाँ से वही सेम चीज़ है, 2X प्लस 4Y प्लस 6Z इक्वल टू 90 रुपीज़। ठीक है, तीसरी चीज़ 6X प्लस 2Y प्लस 3Z इक्वल टू 70 रुपीज़। बस इक्वेशन अगर हमारी फॉर्म हो गई तो अगर इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, X की, Y की, Z की। और X Y Z की मिल गई वैल्यू, मतलब अनियन 1 kg का प्राइस मिल जाएगा, वीट 1 kg का प्राइस मिल जाएगा, राइस 1 kg का प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब इक्वेशंस हमारे पास हैं। ठीक है, इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो आप एक काम करिए, ये सारी चीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको जगह की जरूरत लगेगी। तो इन इक्वेशंस को हम बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख रहे हैं। तो अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तो जिस तरीके से करते थे उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो पहली इक्वेशन को देखें, 4 3 2। सेकेंड इक्वेशन में 2 4 6। थर्ड इक्वेशन में 6 2 3। तो ये ए मैट्रिक्स आ गई। अब एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे, बी मैट्रिक्स। ठीक, अब अगर हमको इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू लानी है तो सबसे पहले हमको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, तो मैं रफली ही कर रही हूँ। ठीक है, तो 4, ये हो गई, ये कॉलम गया 4 3 जार 12, बीच में माइनस 6 2 जार 12। ठीक है, फिर -3, ये कॉलम गया, ये हो गई 2 3 जार 6 6 6 जार 36। फिर इसके बाद प्लस का 2, ये कॉलम गया, हो गई 2 2 जार 4 24। तो ये हो जाएगा, ये तो 0, 12 माइनस 12 0, तो ये ख़त्म। अब 36 में से 6 माइनस होगा तो माइनस का 30, 3 3 जार मतलब 90 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 30, तो माइनस का 30 इंटू 3 प्लस का 90। 24 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 20, माइनस का 20 इंटू 2
40, 90 में से 40 माइनस होगा तो आ जाएगा 50। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आया 50 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशंस आर consistent and have unique solution। ठीक, तो अब क्या फाइंड करना है हमको? एडजॉइंट फाइंड करना है। 3/3 की मैट्रिक्स है, मतलब सबसे पहले इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर आपको खुद से फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करके मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये कोफैक्टर आ गए हमारे। अब एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं इससे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इनका ट्रांसपोज कर लेते हैं। पहली रो पहले कॉलम में 0, 30, -20। दूसरी रो दूसरे कॉलम में -5, 0, 10। तीसरी रो तीसरे कॉलम में 10, -20 और 10। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये हमने कोफैक्टर फाइंड किए इस मैट्रिक्स ए के, फिर इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके हमको एडजॉइंट मिल गया। अब यहीं के यहीं हम क्या कर लेंगे? ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना आया है? 50, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ये 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। बस मैट्रिक्स मेथड x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो x लिखते हैं सबसे पहले, x y z, बीच में इक्वल ए इनवर्स। ए इनवर्स हमने अभी फाइंड किया, इसको लिख देंगे तो ये लिख दिया हमने ए इनवर्स। अब इसी के मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारा? बी मैट्रिक्स 60, 90, 70। ठीक, बस इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ध्यान से देखें, पहली रो का इसमें करेंगे तो 0 × 60 0, 5 9 जार 45 यानी 450 आ जाएगा माइनस का, और 10 × 7 ये हो जाएगा 700। 700 में से 450 माइनस होगा तो बचेगा 250 प्लस का। ठीक, अब दूसरी रो का करेंगे, 3 6 जार 1800 है ना, 30 × 60 1800। 0 का 90 में 0, -20 का 7 में 2 7 जार 1400। ठीक है, तो 1800 में से 1400 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 400। ठीक, अब तीसरी रो का करेंगे तो 2 6 जार 12 है ना, 20 × 60 1200, और ये माइनस का था तो माइनस। 10 × 90 900, 10 × 70 700। ठीक है, तो 900 700 ये हो जाएगा 1600। 1600 में से 1200 माइनस होगा तो बचेगा 400। ठीक है, चलो ठीक है। अब 1/50 का आप अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 250 × 1/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जार 25। ठीक है, फिर 400 का आप 1/50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जार 40। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा 8। तो अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 8, z की वैल्यू भी आ गई 8। ठीक है, और ये हमने क्या सपोज करा था? x हमारा अनियन का पर केजी रेट है, y हमारा व्हीट का पर केजी रेट है, और z हमारा किसका? राइस का पर केजी रेट है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ठीक है, तो रेट ऑफ 1 kg अनियन 5 रुपीज़, 1 kg व्हीट 8 रुपीज़, 1 kg राइस 8 रुपीज़। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 4.6 है वो कंप्लीट हो गई है। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।